दिलावर ने छबीली को गाड़ी के अंदर घसीट लिया। छबीली घबरा गई थी। दिलावर ने उसे कार की पिछली सीट पर पटक दिया, जहां पर मोहित उसे ललचाई नज़रों से घूर रहा था। मोहित छबीली के भीगे बदन को अपने होठों से चाटने लगा और उसके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करने लगा। छबीली ने बचने की बहुत कोशिश की, पर ताकतवर मोहित उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। आगे क्या हुआ, देखते हैं इस कहानी में। मोहित सुजानपुर नामक गांव के बड़े का बेटा था, जो विदेश से पढ़कर लौटा था। वह कोई बड़ी बड़ी मूँछों और लाल लाल आंखों वाला मुस्टंडा नहीं था, बल्कि दरमियाने शरीर का 31 साल का नौजवान था। गांव वापस आकर मोहित ने बहुत जल्दी ही बड़े का काम धाम समझ लिया था। बड़े की आमदनी का जरिया खेतों में उगने वाली फसलें और चीनी बनाने वाला एक क्रेशर था। क्रेशर पर काम करने वाली मजदूर औरतों से मोहित बड़े अदब से पेश आता था और उनकी सुख सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखता था। मोहित के खास गुर्गे दिलावर ने दबी जबान से मजदूरों पर इस मेहरबानी की वजह पूछी, तो बदले में मोहित सिर्फ मुस्कुराकर रह गया था। कुछ भी हो, ये जो यहाँ काम करने वाली औरतें हैं ना, इनके साथ प्यार करने में बहुत मज़ा आएगा। मोहित ने क्रेशर पर काम करती हुई एक मजदूरन के खुले पेट और उसकी छाती को घूरते हुए कहा। उसकी आंखों में हवस छाई हुई थी। क्या साहब, ये सब तो नीच जात की हैं औरतें हैं, आप भला इनके साथ क्यों खुद को गंदा करेंगे? दिलावर ने कहा। मोहित ने बताया कि वे लोग पैदाइशी हैं और दलित का शारीरिक शोषण करना उनका पुश्तैनी काम है। वैसे भी इन दलित औरतों का शरीर मेहनत करके कसावट से भर जाता है, और जब इनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है ना, तब बड़ा मज़ा आता है। आज दिलावर मोहित का यह नया रूप देख रहा था। विदेश जाकर पढ़ाई कर लेने के बाद भी मोहित गांव की दलित औरतों में प्यार तलाश रहा था। मोहित जब विदेश में था, तब भी वह धंधा करने वालियों पर पैसे उड़ाने में बिल्कुल भी हिचकता नहीं था। उसका रंगीन स्वभाव जानकर बड़े ने भी उसे समझाया कि आज समय बदल गया है। गांव के लोग इतने सीधे साधे नहीं रह गए हैं कि उन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके। आज गांव में भी मोबाइल फ़ोन पहुंच गया है, जिसके चलते जागरूकता आ गई है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गांव की जनता को दबा कर नहीं, बल्कि उन्हें अपने पन के दिखावे से जीता जाए। बड़े की बात मोहित को समझ में आ गई थी, इसलिए उसने इस गांव के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी और इस काम के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया। मोहित गांव के बड़े बुजुर्गों को ज़रूरत की चीज़ें दान में देता और सोशल मीडिया पर अपनी दानवीरता के फ़ोटो डालकर प्रचार प्रसार करता था। सर्दियों के दिन थे। मोहित अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की ओर जा रहा था। इतने में उसकी नज़र गांव की एक लड़की छबीली पर पड़ी, जो अपनी बकरी के पीछे पीछे दौड़ी जा रही थी। छबीली की छाती पर कोई भी दुपट्टा नहीं था। उसका कुर्ता भी उसके सीने से चिपक गया था, जिससे उसकी गोलाइयाँ साफ दिख रही थीं। मोहित की गंदी नज़र छबीली की छाती पर अटक कर रह गई। उसकी आंखों में हवस के लाल डोरे तैरने लगे। दिलावर मोहित की मनसा को समझ गया और बोला, हुजूर, माल पसंद आ गया हो तो बताएं। मोहित दिलावर की तरफ देखकर कुटिलता से मुस्कुराने लगा। फिर क्या था, गाड़ी चलाते हुए दिलावर ने छबीली की तरफ बढ़ा दी और उसके पास पहुंचते ही गाड़ी रोककर दिलावर ने छबीली को गाड़ी के अंदर घसीट लिया। छबीली घबरा गई थी, पर बलशाली दिलावर के आगे सिर्फ हाथ पैर पटक कर ही रह गई। दिलावर ने उसे कार की पिछली सीट पर
पटक दिया, जहां पर मोहित उसे ललचाई नज़रों से घूर रहा था। मोहित छबीली के भीगे बदन को अपने होठों से चाटने लगा और उसके कपड़ों को फाड़ने की कोशिश करने लगा। छबीली ने बचने की बहुत कोशिश की, पर ताकतवर मोहित उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था। छबीली की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर मोहित तो अपनी हवस मिटाने में लगा हुआ था और उसका पालतू दिलावर आगे सीट पर बैठा हुआ गाड़ी चला रहा था और बीच बीच में नज़र उठाकर सामने लगे आईने में रेप का नज़ारा भी देख लेता था। छबीली की इज्जत लूटी जा चुकी थी। लस्त-पस्त हालत में मोहित ने छबीली को गाड़ी से नीचे फेंक दिया। छबीली के शरीर से खून रिस रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठी और गांव के बाहर उफनती नदी में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। छबीली की खुदकुशी कुछ दिन तक आसपास के गांव में चर्चा की बात बनी रही। मोहित पहले तो इस खबर से थोड़ा घबराया, पर फिर उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और गांव में यह बात फैला दी कि छबीली की मौत एक हादसा थी जो उफनती नदी में डूबकर हुई। इसके बाद मोहित ने अपने पास से 30,000 रुपये पीड़ित परिवार को दिए और सोशल मीडिया पर इसके फ़ोटो भी अपलोड कर दिए। अब तो मोहित तानाशाह हो चुका था। गांव में किसी की भी इज्जत पर हाथ डालना उसके लिए बाएं हाथ का खेल बन गया था। एक दिन की बात है, मोहित शहर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उससे मिलने 45 साल की पिंकी नाम की एक औरत आई। उसकी 20 साल की बहन भी साथ में थी। मोहित ने उन दोनों का हाथ जोड़कर स्वागत किया और ड्राइंग रूम में बिठाकर आने की वजह पूछी, तो पिंकी ने बताया कि वह कमज़ोर और बेरोजगार औरतों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाती हैं। इसके लिए वह उन्हें अचार पापड़ बनाने की ट्रेनिंग भी देती हैं और उसके बाद अगर 8-10 औरतें मिलकर इस काम को उद्योग की शक्ल देना चाहें तो पिंकी उन्हें सरकार से लोन भी दिलवाने में मदद करती है। मोहित के कान तो पिंकी की बातें सुन रहे थे, पर उसकी आंखें लगातार पिंकी के जिस्म पर घूर रही थीं और बीच बीच में वह उसकी कमसिन बहन की जवानी को भी तोल रहा था। हमारे गांव में तो सभी औरतें अपने घरों में ठीक से रह रही हैं, मोहित ने रूखापन दिखाते हुए कहा। तो पिंकी ने अपने बारे में थोड़ा और बताया कि उसने इससे पहले शहर में भी जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली औरतों को वह गंदा काम छोड़कर मसाला और अचार पापड़ बनाना सिखाकर उन्हें अच्छी तरह से जीना सिखाया है। मोहित के कान जिस्म फरोशी शब्द सुनकर खड़े हो गए और वह सोचने लगा कि यह पिंकी तो काम की औरत है। उसने पिंकी को अपने गांव की औरतों को काम सिखाने की रजामंदी दे दी और उनके रहने का इंतजाम अपनी हवेली के गेस्ट रूम में करा दिया। अगले दिन से ही पिंकी ने गांव की औरतों से मिलना और उन्हें काम के बारे में बताना शुरू कर दिया कि बाहर से आई पिंकी के समझाने का अंदाज गांव की औरतों को बहुत पसंद आया और वे उन्हें सहयोग करने के लिए राजी हो गईं। अब उन औरतों को अपनी पिंकी दीदी द्वारा अचार बनाना सीखना था और उस बने प्रोडक्ट को बाजार में ले जाकर बेचने का काम पिंकी और उनके स्टाफ का था। पिंकी काम के साथ साथ उन औरतों को यह भी बताती थीं कि कैसे उन्होंने शहर में जिस्म फरोशी करने वाली औरतों को कोठे से निकालकर एक नई जिंदगी दी और उन्हें यह काम सिखाकर अपना खर्चा चलाना सिखाया। पर बेचारी गीता के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। एक दिन सब औरतों के सामने अचानक पिंकी के मुंह से निकल गया। औरतों के पूछने पर पिंकी ने बताया कि गीता भी एक देह धंधे वाली लड़की थी। महज 20 साल की उम्र में ही उसे इस घटिया धंधे में धकेल दिया गया और फिर उसे एड्स हो गया। अब इलाज तो हो रहा है, पर पैसों की कमी के चलते वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है। यह सब बताते हुए पिंकी की आंखें छलक आई थीं। मोहित को इस अचार और पापड़ के काम के चलने या ना चलने से कोई मतलब नहीं था, बल्कि उसकी हवस भरी नज़र तो पिंकी की छोटी बहन रीति पर थी। रीति में अभी अल्हड़पन था और उसकी उम्र के बाकी लड़के लड़कियों की तरह उसे भी अपना मोबाइल फ़ोन बहुत प्यारा था। वह गांव में मोबाइल के कैमरे से फ़ोटो और वीडियो बनाया करती थी। एक दिन मोहित रीति के पास पहुंचा और मोबाइल फ़ोन से वीडियो बनाने का राज पूछा, तो रीति ने बताया, मैं अच्छी लोकेशन की रील्स बनाती हूँ जिन्हें बाद में
अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपलोड करती हूँ। सोशल मीडिया तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ और यह भी जानता हूँ कि ये रील्स बनाने के लिए तुम्हें अच्छी लोकेशन चाहिए। मोहित ने रीति के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया था और रीति उसमें भी फंस गई। अगले दिन पिंकी जब औरतों को अचार पापड़ बनाने की क्लास दे रही थी, तब मोहित रीति को लोकेशन दिखाने के बहाने अपनी गाड़ी में शहर की ओर जाने वाली रोड पर ले गए चला। रीति भी पिंकी को बिताए बिना ही उसके साथ चल दी थी। जैसे ही गाड़ी ने रफ्तार पकड़ी, मोहित ने रीति की छाती पर हाथ रख दिया। रीति चौंक गई और उसने दूर होना चाहा, पर मोहित ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया और फिर उसके कपड़े तन से जुदा कर दिए। गाड़ी की पिछली सीट पर ही रीति का रेप कर दिया। रीति किसी तरह पिंकी के पास पहुंची और अपने साथ हुए जुल्म के बारे में सब कुछ कह सुनाया और यह भी कहा कि पिंकी उसे जहर देकर मार दे, क्योंकि अब वह जिंदा नहीं रहना चाहती। पिंकी ने रीति को हिम्मत बंधाई और कांपते हाथों से मोबाइल फ़ोन से पुलिस का नंबर डायल कर दिया, पर तुरंत ही उसे काट भी दिया। वजह, पिंकी पूरे गांव में मोहित का दबदबा अच्छी तरह से देख चुकी थी और फिर वह अच्छी तरह जानती भी थी कि पैसे वाले द्वारा रेप किए जाने के बाद ज़्यादा कुछ होता नहीं है। पीड़िता से बेकार की पूछताछ और मीडिया में आने वाली खबरों के अलावा पिंकी ने रीति को समझाया कि मरने की ज़रूरत उसको नहीं बल्कि मोहित को है, क्योंकि गलत तो मोहित ने किया है। पिंकी ने अपने मोबाइल फ़ोन से गीता का नंबर डायल कर दिया और बोली, तू हमेशा कहती थी ना कि तू मेरे किसी भी काम कैसे आ सकती है, तो आज समय आ गया है तुझे मेरे काम आने का। फिर पिंकी ने गीता को अपने इस गांव आने तक की कहानी बताने के साथ साथ उसे यहाँ आने का न्योता भी दे दिया। एक दिन मोहित और उसकी गाड़ी का ड्राइवर दिलावर शराब पी रहे थे कि तभी दिलावर ने उससे शिकायत भरे लहजे में कहा, मालिक, हर बार आप ही गाड़ी में अकेले मज़े मार लेते हैं, जबकि मैं मन महसूस कर रह जाता हूँ। चल ठीक है, इस बार माल फंसने दे, फिर मैं तुझे भी चलती गाड़ी में मज़े लेने का मौका दे दूँगा। अगले दिन पिंकी के साथ एक लड़की मोहित की कोठी में दाखिल हुई। उस लड़की की उम्र 25 साल के आसपास थी। सफ़ेद टी शर्ट और नीली जीन्स में उसके शरीर के सभी उभार और भी प्यारे लग रहे थे। मोहित ने पिंकी के साथ एक नई लड़की को देखा तो फौरन आगे पहुंचकर उनकी आवभगत में लग गया। पिंकी की उस लड़की का नाम सुहानी बताया और यह भी बताया कि सुहानी को उसकी कंपनी ने पिंकी की मदद के लिए भेजा है। सुहानी बला की खूबसूरत लग रही थी। मोहित मन ही मन अपने अगले शिकार के तौर पर सुहानी को देख रहा था। सुहानी हवेली में आते जाते मोहित को नज़र भर देखती तो वह मन मचल उठता। अब उससे रुका नहीं जा रहा था। उसने दिलावर से भी अपनी बेचैनी साझा की तो दिलावर भी मुस्कुराने लगा। पास वाले गांव में ही हमारे पुरखों की हवेली है, आप दोनों चाहें तो हमारे साथ घूमने चल सकती हैं, मोहित ने पिंकी और सुहानी को कहा। पिंकी ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और सिर्फ सुहानी को अपने साथ ले जाने को कहा। सुहानी का भरा जिस्म देखकर दिलावर भी खुशी से फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि आज तो मोहित के बाद उसे भी जवानी लूटने का मौका मिलेगा। गाड़ी चल दी थी और मोहित ने सुहानी को कोल्ड ड्रिंक ऑफर की तो सुहानी ने मुस्कुराकर उसे बच्चों की ड्रिंक बताकर पीने से मना कर दिया। सुहानी का ऐसा खुलापन मोहित को बहुत अच्छा लगा तो उसने अपने बैग में बंद शराब की बोतल निकाल ली और चलती गाड़ी में ही पीने पिलाने का दौर शुरू हो गया। मोहित ने सुहानी को भी शराब ऑफर की, जिसे उसने मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद ही मोहित ने सुहानी की जांघों को सहलाना और उसकी छाती को मसलना शुरू कर दिया। सुहानी को अच्छी तरह पता था कि उसे आसानी से हाथ नहीं आना है और कितने नाज नखरे दिखाने हैं। उसके ये नखरे मोहित की हवस को और बढ़ा रहे थे। दिलावर के सब्र की भी हद हो चली थी और आखिरकार चलती गाड़ी में ही हवस का खेल शुरू हो गया। पर इस बार मोहित को कुछ नहीं करना पड़ रहा था, बल्कि सारा काम खुद सुहानी ही कर रही थी। वह मोहित के ऊपर थी। वाह, अंग्रेजी स्टाइल भी अच्छा लगता है मुझे, मोहित ने कहा। वैसे भी उस पर शराब का नशा हावी हो रहा था। कुछ देर में ही मोहित निढाल हो गया तो दिलावर ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। सुहानी मुस्कुरा उठी थी। दिलावर ने भी सुहानी के हुस्न से अपनी प्यास बुझानी शुरू कर दी थी। अगले दिन सुबह मोहित के मोबाइल पर पिंकी का एक मैसेज आया।
एक वीडियो भेज रही हूँ, इसे देखते ही तेरे सारे पुरखों की अंतड़ियाँ भी फट जाएंगी। मोहित को कुछ समझ नहीं आया। उसने मोबाइल फ़ोन पर रिसीव हुआ मैसेज देखना शुरू किया। यह उसकी गाड़ी में बना हुआ था, जिसमें वह नंगी हालत में कार की सीट पर लेटा हुआ था और उसके ऊपर सुहानी सवार थी। वीडियो देखते ही मोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा वीडियो बनाए? रुक, अभी आकर तुझे बताता हूँ। पिंकी ने ठंडे स्वर में उसे बताया कि इस सब से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वह अपनी बहन रीति और सुहानी के साथ गांव छोड़ चुकी है, और अगर वह 10 लाख रुपए उसके खाते में जमा नहीं करेगा तो यह वीडियो बहुत जल्दी ही सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाएगा। मोहित को इस वीडियो से बचने का कोई रास्ता समझ में नहीं आया, इसलिए उसने पैसे देकर जान छुड़ाने की बात ही ठीक समझी और पिंकी द्वारा दिए गए खाते नंबर पर पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और पिंकी को ताकीद की कि अब वह ईमानदारी से वीडियो को डिलीट कर दे। ठीक है, वीडियो तो मैं डिलीट कर दूंगी, पर अभी तेरे लिए एक सरप्राइज और है, जिसे तू ताउम्र याद रखेगा। पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा तो मोहित बेचैन उठा। पिंकी ने भी अपना खाता चेक किया। 10 लाख रुपए आ चुके थे। उसने मुस्कुराते हुए मोहित को बताया, तू कमज़ोर लड़कियों के साथ रेप करके शैतान बन चुका था और आगे भी ना जाने कितनी मासूमों के साथ गलत काम करेगा, इसलिए तुझे सज़ा देना ज़रूरी था। तूने गाड़ी में सुहानी नाम की जिस खूबसूरत बला के साथ मज़े लिए थे, उसका असली नाम गीता है, जो पहले देह धंधा करती थी और उसे भयंकर बीमारी एड्स है। पिंकी की बात सुनकर मोहित निढाल हो गया। पास खड़े ड्राइवर ने भी पिंकी की कही बात सुन ली थी। उसके माथे पर भी पसीना चुहचुहा गया। अब पिंकी इन 10 लाख रुपयों से गीता का इलाज कराएगी। गीता और रीति दोनों पिंकी के गले लग गईं। बेशक गीता को कोई ग्राहक एड्स नामक जानलेवा बीमारी देकर गया था, जो एक सांप है, पर पिंकी की थोड़ी सी समझदारी ने रीति का बदला ले लिया और गीता का यह सांप भी वरदान में बदल गया। तो दोस्तों, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। सब्सक्राइब भी